गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू मेक आईएएस। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग शाम में चर्चा करते हैं 8 बजे करीब। टाइमिंग चेंज हुई है आईपीएफ के बारे में। ये आईपीएफ ही है। ठीक है, जो नए व्यूअर हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आईपीएफ का मतलब क्या है। इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट, इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट। अब ये देखो, यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए है और साथ ही साथ आप जानते हैं कि 22 दिसंबर को, शायद मुझे डेट जहां तक ध्यान है कि 22 दिसंबर को आरओ एआरओ का भी पेपर है, तो उसके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। तो इसमें आप लोग ऐसा मत करना कि इससे बाहर कुछ आ जाएगा, नहीं, जितना मैं करा रहा हूं इसी से सब कुछ आएगा। इसमें सब कुछ दिया हुआ है और क्वेश्चन भी मैं दिखाता रहता हूं। आरओ एआरओ, लोअर पीसीएस, जीआईसी वाले, यूपी जीआईसी वाले हैं, इसके बाद में यूपी एलडीए वाले कुछ क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको दिखाता रहता हूं। ठीक है, तो आज ये 24वीं क्लास है। ठीक है, 24वां आईपीएफ आपको देखने को मिलेगा और ये भी इन्वायरमेंट से ही संबंधित है। हाँ, इन्वायरमेंट से ही संबंधित। आज हम बहुत एक बड़े मुद्दे पे, गहरे मुद्दे पे चर्चा करेंगे, जो लगातार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसमें वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे और सेंचुरीज की बात करेंगे, अभ्यारण्य की बात करेंगे, कुछ इसमें राष्ट्रीय उद्यान जो है, नेशनल पार्क को भी हम बात करेंगे, उनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, क्वेश्चन पूछे गए हैं एक दो बार। और कौन सा नेशनल पार्क या अभ्यारण्य, वो इसमें कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, ये तो कम, लेकिन राज्य कौन से राज्य में स्थित है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक बार हम वन्य जीवों के बारे में खास बात करते हैं। आप जानते हैं, हमने बताया था आपको कि आईयूसीएन जो है वो पौधों और जीवों के बारे में एक जो है बुक जारी करती, जिसको क्या बोलते हैं, रेड डाटा बुक। उसमें उनका क्या स्थिति है और उस हिसाब से उनको दर्जा या स्टेटस दिया जाता है, जीवों को भी और साथ ही साथ पौधों को भी, या ये क्या वनस्पतिक जो है यहाँ पे चीजें। ठीक है, तो ये चीज हम लोग इससे पहले जान चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे हम और करेंगे, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक में हम दो चीजें कवर करने वाले हैं आज। पहला है वन्य जीव और दूसरा अभ्यारण्य। ठीक है, इन दो मुद्दों पर बात करेंगे। ज्ञात होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में आईयूसीएन बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के लिए समर्पित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। संगठन का घोषित लक्ष्य यह है कि विश्व की सबसे विकट पर्यावरण या और जो विकास संबंधी चुनौतियां हैं, इसके लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता की जाए। 1948 में इसकी स्थापना की जाती है। मुख्यालय जिनेवा के निकट ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। स्टार लगाएंगे, कई बार पूछा गया है। आईयूसीएन द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची में संकटग्रस्त पौधों और पशु प्रजातियों के बारे में जानकारी होती है। इस बात को हमने अभी आपको डिक्टेट किया था कि पौधों और साथ ही साथ जो जीव होते हैं, वन्य जीव होते हैं, उनके बारे में ये उनके संकटग्रस्त स्थिति के लिए लाल सूची जा। आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, द्वारा भारत में पाए जाने वाले मगरमच्छों की प्रजातियों को संकटग्रस्त जातियों में सूचीबद्ध किया गया है या सूची में शामिल किया गया। तो कैसे हैं ये? हाँ, मगरमच्छों को इंडेंजर्ड में, ईएन श्रेणी में शामिल किया गया है। नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा और बहुत गहरा मुद्दा है। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य। घड़ियाल की बात करें, घड़ियाल मगरमच्छ कुल की प्रजाति है जो गंगा व इसकी सहायक नदियां, ये बांग्लादेश, भारत और नेपाल में अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। घड़ियाल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है गैवियलिसिस गैंगटिकस। ठीक है, गैंगटिकस। ठीक है, गैंगटिकस नाम है। ओके, तो ये नाम तो थोड़ा सा अटपटा, लेकिन पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान रखना। ठीक है, गैविलियस, गैंगटिकस। ये घड़ियालों की ज्यादातर संख्या भारत के चंबल नदी एवं गिरवा नदी में पाई जाती है, तो इसको भी पॉइंट आउट करेंगे। चंबल नदी में आप देखेंगे प्राकृतिक रूप से आपको बाहर ही ये पड़े रहेंगे एकदम से। ठीक है, जैसे इनको शिकार करने के बाद में ये बाहर ही पड़े रहते हैं, एकदम से आप आसानी से देख सकते हैं कि हाँ। ठीक है, तो ये चंबल नदी, गिरवा नदी में पाए जाते हैं। आईयूसीएन ने घड़ियाल को अति संकटग्रस्त, ठीक है, घड़ियाल को जो आप चंबल नदी वाला देख रहे हैं, ठीक है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में इसको शामिल किया है। किसमें शामिल किया गया है? सीई में शामिल किया गया है।
अच्छा, लेदर बैक टर्टल और अनूप मृग जिसको बारहसिंगा बोलते हैं, ये संकटापन्न है, ध्यान रखना, इंडेंजर्ड में इनको शामिल किया गया है। संकटापन्न या संकटग्रस्त की बात करें तो ये किसमें, इंडेंजर्ड में शामिल किया। तो इसमें हमें क्या जानकारी मिली कि केवल एक ही ऐसा जीव है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बाकी हमें संकटापन्न दिखाई पड़ते हैं। घड़ियाल जो है, घड़ियाल वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड आईसीएन की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। खराई ऊंट पे एक बार क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। इनमें खासियत है काफी ज्यादा, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था और उस समय चर्चा में था। तो ये खराई ऊंट कच्छ गुजरात में पाए जाते हैं। कच्छ घास का मैदान है और कहा जाता है कि समुद्र तल में ये 3 किलोमीटर तक तैरने में भी सक्षम है। मैंग्रोव की चराई पर जीते हैं, अर्थात मैंग्रोव को खाते हैं। इन ऊंटों को संकटग्रस्त प्रजाति इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है। ये भी किसका है, EN श्रेणी में इसको भी रखा गया। नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ओके, हाल ही में करनाल हरियाणा में स्थित नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स ने खराई ऊंट को भारत में पाई जाने वाली नवी प्रजाति के रूप में नामित किया है या मान्यता दी है। ठीक है, नामित किया है या मान्यता दी है। ओके, क्लियर। चलिए, इसके बाद में हम मालधारी समुदाय की आजीविका इन्हीं, अच्छा देखो यहां पे एक जो है कच्छ क्षेत्र में एक मालधारी समुदाय भी रहता है और ये मालधारी समुदाय जो है इनका पालन पोषण और इन्हीं से अपनी जो है आजीविका चलाता है, खराई ऊंट से। तो खराई ऊंट तैरने में भी सक्षम है, खराई ऊंट जमीन पे भी रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इनको। ठीक है, तो ये इनमें खासियत है। व्हेल शार्क भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है। ओके, ये लगभग 50 फीट तक लंबी हो सकती है। लगभग आप 50 फीट की बात करें तो लगभग आप देखेंगे 14.5-15 मीटर जो है ये आपको दिखाई पड़ेगी। ओके, तो व्हेल शार्क जो है वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी। व्हेल शार्क ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के तट पर प्रवास करती है, किंतु प्रत्येक वर्ष मार्च से मई के माह में बड़ी संख्या में व्हेल शार्क भारत के गुजरात तट पर आती हैं और यह समय व्हेल शार्क का गर्भावधि का होता है। तो गर्भावधि इनकी कौन से माह से लेकर कौन से माह तक है, तो ये मार्च से लेकर मई तक गर्भावधि इनकी चलती है और ये कहां पे, गुजरात तट पे आके अपना गर्भावधि का समय जो है गुजारती हैं। गुजरात तट पर आने वाली इन व्हेल शार्कों की सुरक्षा हेतु 2004 में एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। स्पाइडर वार्नर ये उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मध्य या दक्षिणी अमेरिका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि विभिन्न वन्यजीवों की संख्या के आकलन के लिए पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। नहीं, उनके जो है जो पैरों के निशान है, ठीक है, पग मार्क पैरों के जो निशान है, और ठीक है, वो जो है वो फुटप्रिंट्स वो गिने जाते हैं और इस तकनीक में पशुओं के पदचिन्हों की सहायता से उनकी पहचान की जाती है और पहचान ऐसी कि ये कौन से जानवर के पैर हैं। ओके, तो ये ऐसा गिना जाता है। क्लियर, नेक्स्ट देखें। हाँ, भारत का भू क्षेत्र संसार के कुल भू क्षेत्र का कितना है आप जानते हैं, लगभग 2.4% पे है पूरा भारत बसा हुआ। अच्छा, भारत में विश्व की कुल ज्ञात जैव विविधता का लगभग 8% है। नोट डाउन करेंगे, ये सब नोट डाउन करेंगे, मैं स्टार लगा देता हूं जिससे आपको याद रह जाए। स्टार इस वजह से कि आपको याद रह जाए। ओके, तो 8% लगभग हमारे यहाँ पे। JRB अल्फ्रेड की पुस्तक फॉनल डाइवर्सिटी इन इंडिया, फॉनल डाइवर्सिटी इन इंडिया के अनुसार कहते हैं कि विश्व के कुल जंतु प्रजातियों की संख्या का लगभग आप देखेंगे 7.28% भारत में पाया जाता है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ। नोट डाउन करेंगे, तारीख पूछी जाती है, एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है कि कब ये लागू हुआ, तो ये 9 सितंबर 1972 से लागू हुआ है। जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया था। इसमें अगर देखें तो जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान किए गए थे। इसके अंतर
रक्षित वन्य जीवों की सूची भी इसी में शामिल है, ठीक है, कि भाई कौन से किस कैटेगरी में रखा गया है। ओके, अच्छा, जैसे आप देखें तो बाघ को अनुसूची 1 में रखा गया है, जैसे कैटेगराइज्ड किया गया ना कि कौन से जानवर को किस कैटेगरी में, कौन से पौधे को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, तो बाघ को अनुसूची 1 में रखा गया। कहा गया कि यदि कछुए की एक प्रजाति को अनुसूची 1 के अंतर्गत परिरक्षित घोषित किया जाता है तो ये माना जाएगा कि वो बाघ की श्रेणी में अर्थात बाघ वाली अनुसूची अर्थात अनुसूची 1 में आ गया है। ओके, अनुसूची 1 में आ गया है। तो ये बात समझ में आ गई। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर कछुए को भी बाघ अनुसूची 1 में रख दिया जाए तो वो कैसा, मतलब कौन सी संरक्षण की स्थिति में आ जाएगा, तो बाघ की स्थिति में आ जाएगा, बाघ जिस श्रेणी में संरक्षित किया जाता है, ठीक है, तो उसको उसी स्तर का भी संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72 के अनुसार कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय घड़ियाल, जंगली गधा, जंगली भैंस तीनों का शिकार नहीं किया जा सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इनको 1972 के अनुसार सूची 1 में अनुसूची 1 में शामिल कर दिया जाता है तो इनका शिकार प्रतिबंधित हो जाता है। ओके, इनका शिकार प्रतिबंधित हो जाता है। क्लियर? तो आप ये क्या मान के चल रहे हैं कि अगर 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में किसी भी जानवर को रख दिया जाता है तो इसका मतलब है कि उसका शिकार ऐसे नहीं किया जा सकता, प्रतिबंध है उस पे उसका शिकार करने के लिए। अगर करना भी है तो उसके लिए तमाम सारे जो है उसके लिए नियम यहाँ पे दिए गए हैं, वार्डन से बातचीत करके तमाम सारी बातें यहाँ पे दी गई है, लेकिन संरक्षण की स्थिति काफी मजबूत हो जाती है। देखिए, अभी हम लोग वन्य जीव संरक्षण की बात कर रहे थे, अब वन संरक्षण की बात करें। वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संसद द्वारा 27 दिसंबर 1980 को अधिनियमित किया गया। लागू होने की तिथि इसकी एक बार पूछी गई है, मुझे जहां तक याद आ रहा है 25 अक्टूबर 1980 से इसको लागू किया गया है। ओके, 25 अक्टूबर 1980 से इसको लागू किया गया। 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर 20 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, अगर अब देखें तो जो समीक्षा की जाएगी वन सूची की वो पहले 20 वर्ष में की जाती थी। वो बड़ा अद्भुत है एकदम से 20 वर्ष। अरे 20 वर्ष में तो क्या चीजें बदल जा रही हैं। तो अब जो है एक टाइम घटा के कितना साल कर दिया गया है, 5 साल कर दिया गया। पूछा गया क्वेश्चन कि भाई ये बताओ कितना, 5 साल, 20 साल नहीं। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना 1977 नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर पौधों के आनुवांशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो एनबीपीजीआर जो है ये 1977 में है। आनुवांशिक रूप से पौधों के बारे में अगर कोई उनका प्रबंधन करना है तो ये नोडल एजेंसी है। अच्छा, इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय भी है जो कृषि जलवायु क्षेत्रों में स्थित है, जो निम्न प्रकार, जैसे अगर हम बात करें तो ऐसे अगर बनाया जाए, इसको बन जाए तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, हाँ चलो, काफी हद तक बन गया। अलग अलग क्षेत्रों में इसके वो क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं बनाए गए हैं। तो देखो कहां कहां पे है। एक तो शिमला में है, यहां पे पॉइंट आउट कर दो, शिमला में है। फिर इसके बाद में जोधपुर में है, ठीक है, जोधपुर में है। त्रिशूर में है, त्रिशूर एक बार देख लेना कहां पे, ठीक है, त्रिशूर कहां पे है। अकोला में भी है, ठीक है, शिलोंग में भी है, शिलोंग में भी है। भोपाली में है, कटक में है, ठीक है, कटक में है। इसके बाद में हैदराबाद में है, रांची में है, श्रीनगर में है। ठीक है, ओके, तो ये कुल मिला के 10 हैं। इसमें से आपसे ये पूछा जाएगा कि एनबीपीजीआर के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो कहां नहीं है। ठीक है, तो आप इन 10 के नाम याद रखना, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड देश में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने और पशु कल्याण कानूनों पर एक सांविधिक सलाहकारी निकाय
ठीक है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ये एक जो है संसद में कानून पारित करने के बाद इसकी स्थापना की गई, इसी वजह से सांविधिक लगाया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय भारतीय पशु कल्याण, ओके, तो इसकी स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अनुच्छेद 4 के तहत की गई है। जो बोर्ड बनाया गया है पशु कल्याण बोर्ड, ये पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत की गई, तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं यह एक सांविधिक सलाहकारी निकाय है। अच्छा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम ये भी ये पर्यावरण राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है ये भी एक संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई है और ये एक कैसा सांविधिक निकाय है। तो इसमें बताया गया कि केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के द्वारा 20 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की है। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ध्यान रखना, एक बार पूछा गया था कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उसमें बोला गया था कि पर्यावरण मंत्री होते हैं, या इसमें जल मंत्री होते हैं, जल संसाधन मंत्री होते हैं, या ऐसे कुछ करके पूछा गया था, या पर्यावरण सेक्रेटरी होता है। तो ध्यान रखना, और इसमें प्रधानमंत्री जी का भी नाम दिया गया था, प्रधानमंत्री भी दिया गया था। तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के ये जो इसके अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड देहरादून में 1906 में की गई। सबसे पुराना संस्थान है। 1991 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसे डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया। कब? 1991 में। वन्य जीव संस्थान ये भी देहरादून में स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड देहरादून, ओके। वन्य जीव संस्थान ये भी उत्तराखंड देहरादून। वन्य जीवों के लिए किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए शैक्षिक एवं शोध संस्थानों एवं वन्य तथा वन्य जीव अधिकारियों, वन संरक्षकों आदि को वन्य पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, विशिष्ट कार्यों के लिए। ओके, हाँ, तो ये ध्यान रखना। 1974 में वन विभाग ने जोशीमठ, ठीक है, अब इसको ज्योतिर्मठ कर दिया गया, इसको ध्यान रखना, नया अभी चर्चा में है। अब जो है इसको लिखा जा रहा है कि नहीं, अब इसको ज्योतिर्मठ कर दिया गया है, ये तो ध्यान रखना। अब इसको ज्योतिर्मठ कर दिया गया है, जोशीमठ। हाँ, तो 1974 में वन विभाग ने जोशीमठ के रैणी गांव के लगभग 680 हेक्टेयर जंगल को नीलाम कर दिया था। तब गौरा देवी के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर वन कटाई का विरोध किया। चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। आगे चलकर यह संस्था चिपको आंदोलन की आधार बनी। तो दासोली ग्राम स्वराज मंडल, ध्यान रखना। हालांकि सुंदरलाल बहुगुणा साहब का कई बार नाम आता है, उनका नाम मैंने यहाँ पे दिया है, लेकिन प्रणेता जो है वो चंडी प्रसाद भट्ट हैं। गौरा देवी का भी नाम आएगा तो उनका भी नाम है, आप ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है। वर्ष 1973 में वनों की कटाई के विरोध स्वरूप चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। आंदोलन के सह कार्यकर्ता सुंदर लाल बहुगुणा भी इसी आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता हैं। 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि जो है सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने के लिए, तो इन्होंने क्या किया था भाई, ये पेड़ काटने के लिए इन्होंने मना किया था कि पेड़ नहीं काटे जाएं। तो गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और
सुंदरलाल बहुगुणा, हालांकि सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अगर प्रणेता का नाम आए तो आप चंडी प्रसाद भट्ट, इनको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे, आपको यकीन मानिए ऐसा लगेगा कि हाँ क्वेश्चन लगातार। गोंड और कुकू जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण महीने भर चलने वाले अभियान त्योहार हरि जिरोती के दौरान फलदार वृक्षों के पौध का रोपण करते हैं। नेपाल और भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन, इसका उद्देश्य है टाइगर का संरक्षण करना, अर्थात बाघों के संरक्षण के लिए ये संयुक्त परियोजना है। नाम क्या है? सेव, नेपाल और भारत। तिब्बती बौद्धों द्वारा टाइगर के खाल का प्रयोग आसन लगाने और सौंदर्यीकरण के लिए किया जाता है, जिसके कारण टाइगर के शिकार में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भारत और नेपाल ने 2010 जुलाई में सेव नामक संगठन की स्थापना की थी। ओके, और इसके संरक्षण तथा इनकी संख्या वृद्धि के लिए कार्यरत है। अपना वन अपना धन योजना, ये हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा प्रारंभ की गई। उद्देश्य है वही वन रोपण की क्रियाविधि को बढ़ाना। ओके, तो ये तमाम सारी योजनाएं हैं, इनके बारे में एक बार आप जान लेना। अच्छा, एक खास बात और है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए भारत सरकार का एक प्राचीनतम विभाग है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण इसके अधीन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन है। यहाँ पे दिया गया होगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? डीएसटी। तो डीएसटी के अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इंडियन सर्वे, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सर्वे जो है, ये ध्यान रखना। और सबसे सर्वे ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, माफी चाहूंगा, सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं। तो ये सबसे पुराना कहा जाता है कि इसकी स्थापना जो है ये 1767 में की गई थी और पर्यावरण से इसका संबंध बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, पर्यावरण से इसका संबंध बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलिए, तो ये अच्छे फैक्ट हैं। आज के क्वेश्चन ज्यादा यहां से आते हैं, इस वजह से बहुत क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की परिभाषा, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोलते हैं वन अधिकार अधिनियम, ठीक है, वन अधिकार अधिनियम 2006 शॉर्ट में ही बोलते हैं, में समाविष्ट है, ठीक है। तो वन अधिकार अधिनियम 2006 में संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास अर्थात क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये इसी में समाविष्ट है। और ये अधिनियम अगर इसका बात करें तो ये इसके कुछ मुख्य लक्ष्य हैं, जैसे जनजातियों के अधिकारों को मान्यता और उनके अधिकारों को हमारा दायित्व एवं लाभ का तर्क संगत वितरण। ओके भाई, ये उनका पुश्तैनी है एकदम से, वो जनजाति अपने जंगल में ही रहे हमेशा, तो एक नियमन के लिए ये अधिनियम बनाया गया था, इससे उनको अधिकार मिल सके और तर्क संगत लाभ जो है वो वितरण भी इसका किया जा सके, ताकि वनों पर निर्भर समुदाय की जीविका सुनिश्चित होकर वन संरक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। भारत में सबसे पहले बैगा समुदाय जनजाति को पर्यावास अधिकार हैबिटेट राइट्स दिए गए हैं और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार डिडौरी जिले के 7 गांव में जनजाति समूहों को यह अधिकार दिया गया। तो सबसे पहली जनजाति जो ये पर्यावास अधिकार को प्राप्त की वो बैगा जनजाति है। जनजातियों के बारे में हम अभी ज्योग्राफी में आपको विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे कि कौन सी जनजाति कहां पे और उनका व्यवहार कैसा है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जनजातीय मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लिया जाता है और इसकी घोषणा की जाती है। तो जब कभी भी ध्यान रखना, किसी भी देश के किसी भाग में कभी किसी कमजोर जनजातीय समूह की बात आए, ठीक है, तो उसके लिए जनजातीय मामलों का मंत्रालय वो देखता है।
अब यहाँ पे पर्यावरण वन मंत्रालय वो नहीं काम करेगा, कौन? जनजातीय मंत्रालय। अच्छा, गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए बांस, ये पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित कर दिया गया। इसके अनुसार अब आदिवासियों और गरीब किसानों द्वारा बांस का प्रयोग अपने आर्थिक उपयोग के लिए किया जा सकता है। तो अब ऐसा नहीं है कि भाई वृक्ष है इसको काटो नहीं, इसका अति दोहन मत करो, तो इसको हटा दिया गया। अब इसका बांस का काफी उपयोग होता है, जैसे टोकरी बनाई जाना, फिर इसको खाने के लिए भी यूज किया जाता है बांस का कई जगह जो है, ठीक है। और भी तमाम सारे जो चटाई बनाना इसके लिए काम किया जाता है। बांस का और भी कई सारा जो है उपयोग है। ओके, तो ये वृक्षों की परिभाषा से विलोपित कर दिया गया है। अब ये आर्थिक उपयोग के लिए जो गरीब आदिवासी हैं वो आश्रित हैं इस पे, अब वो उसको काट सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1988 में की गई थी, और ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की एक इकाई के रूप में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। यह केंद्र उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में, झांसी रेलवे स्टेशन लगभग 10, इतना मत यहीं तक रहो, झांसी जिले में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान, अच्छा ये जितने भी मैं आपको केंद्र बता रहा हूं, संगठन बता रहा हूं, अनुसंधान केंद्र बता रहा हूं, अधिकरण बता रहा हूं, ठीक है, ये सब आपसे सम्मिलित करने के लिए पूछते हैं कि भाई कौन सा कहां पे स्थित है, इसका केंद्र या मुख्यालय कहां पे है। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ये झांसी में स्थित है, और 1988 में इसकी स्थापना इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के आधार पर या इसके अंडर की गई थी। भूटान सरकार ने अपने देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 60% भाग पर वन बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान किए हैं, अपने आप में अद्भुत है। वर्तमान में भूटान का लगभग 84% भूभाग वनों से आच्छादित है। कितना? 84%। और बोला हुआ है कि 60% से कम नहीं होना चाहिए, संविधान में लिख दिया गया है। अच्छा, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए हमने बताया था UNCCD, इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। अकेला कानूनन बाध्यकारी समझौता है जो पर्यावरण एवं विकास तथा टिकाऊ भूमि प्रबंधन को संयुक्त रूप से पेश करता है। तो ये बाध्यकारी है, कानूनन रूप से बाध्यकारी है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में देखें तो कहा गया है कि नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतरराष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना। UNCCD मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को भी प्रोत्साहन करता है, और साथ ही साथ प्रोत्साहन तो कर रहा है, इसके साथ में बॉटम अप अप्रोच के लिए भी प्रतिबद्ध है। ये बॉटम अप, ठीक है, बॉटम नीचे से। तो आप देखेंगे नीचे लोगों को जब शामिल करेंगे तो उनको एक तो अहमियत मिल जाती है कि हमको भी शामिल कर लिया गया किसी में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि भी पहचान चाहता हर एक इंसान, तो ये लोग भी पहचान चाहते हैं, तो बॉटम अप अप्रोच जो है यहां पे अपनाया गया है। तो UNCCD मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए बॉटम अप अप्रोच का काम करता है। बॉटम अप मतलब यहां से, ठीक है, ये बॉटम है और ये टॉप है, तो नीचे से ही आप देख रहे हैं स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित। तो बॉटम अप अप्रोच को जो है ये काम करता है, ठीक है। इसका सचिवालय संबंधित क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियतन करने या माफी चाहूंगा नियमन नियतन सुलभ कराता है, ठीक है, नियतन सुलभ कराता है। नेक्स्ट देखें, WWF वर्ल्ड वाइड फंड ने 1961 में अपनी स्थापना से ही संगठन के प्रतीक चिन्ह के रूप में जायंट पांडा, ठीक है, जायंट पांडा को अपनाया है। तो इसका जो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि प्रतीक चिन्ह जो है, ठीक है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है, इसका सिंबल जो है, ठीक है, सिंबल जो है इसका वो क्या है? जायंट पांडा। नाम क्या है इसका? वैज्ञानिक नाम एक बार देख लेना, अटपटा है। अच्छा, इसका निवास मुख्यतः कहां पे? शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित वनों में मिलता है। वर्तमान में विश्व भर में इनकी लगभग 1600 संख्या अनुमानित की गई है। ओके,
वन्य जीव दिवस विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है, लेकिन फिर भी आप देख लें एक बार, जो ज्यादा बार मनाया जाता है, जहां पे आप देखें, जैसे अमेरिका की बात करें तो वन्य जीव दिवस जो है वो अमेरिका में 4 दिसंबर को मनाया जाता है। जैसे अलग अलग देशों की बात करें तो अमेरिका में 4 दिसंबर को है। भारत में वन्य जीव सप्ताह ये 2 से लेके 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह हर साल 2 अक्टूबर से लेके गांधी जी की जयंती से लेके 8 अक्टूबर तक मनाया। पर्यावरण दिवस की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को, जबकि विश्व वानिकी दिवस ये 21 मार्च को मनाया जाता है। ये सब आपसे सम्मिलित करने के लिए पूछता है। क्या करने के लिए? सुमेलित करने के लिए, अर्थात मैचिंग करने के लिए पूछता है। तो आप थोड़ा सा इस पे गौर करते हुए चलेंगे, जहन में रखेंगे। तो ये तारीखें याद रखना, दिवस याद रखना, तारीखें। मार्च 2013 के प्रारंभ में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के पक्षकारों की 16वीं बैठक, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अर्थात कॉप आप बोलते हैं ना, कॉप, तो ये 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में नामित करने का प्रस्ताव रखा गया था। बोला गया था कि विश्व वन्य जीव दिवस जो है, विश्व वन्य जीव दिवस वो 3 मार्च को रखा जाए, लेकिन अमेरिका 4 दिसंबर को, भारत 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाता है। ठीक है, सप्ताह ही पूरा मनाता है। तो ये बातें आप लोग थोड़ा ध्यान में रखना। हम अभी क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखें, 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें वार्षिक सत्र के दौरान 3 मार्च को प्रतिवर्ष वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। अब आप कंफर्म हो जाइए कि जब कभी एग्जाम में आए तो ना 4 दिसंबर ना 2 से 8, अगर पूछा जा रहा पर्टिकुलर तो आप बताएंगे अमेरिका में कब मनाया जाता है, भारत में कब। लेकिन अगर विश्व वन्य जीव दिवस मनाने की बात कही जाए तो आप टिक क्या करेंगे? 3 मार्च। ठीक है, 3 मार्च आप टिक करेंगे। विश्व वन्यजीव दिवस 2024 की थीम, मैंने 3 थीम या 4 दी हुई या 3 दी हुई, हाँ ध्यान रखना। आपसे पूछेगा कि भाई 21 में, 22 में, 23 में और 24 में क्या क्या था, उसमें कौन सा गलत है, कौन सा मैच नहीं है। ठीक है, तो थीम देखें, वन्यजीव दिवस 2024, लोगों और ग्रहों को जोड़ना वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। ओके, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार मतलब अब वन्यजीव संरक्षण के लिए आप डिजिटली जो है काम करिए। ठीक है, इसकी खोज करिए और डिजिटली काम करिए उनके संरक्षण के लिए, उनकी देखभाल के लिए। ठीक है, तो ये लोगों और ग्रहों को जोड़ना। ओके, इसके बाद में 2023 में भी एक थी, इसमें देखें वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ओके, इसके बाद में आप 2023 के 23 है 22 के बारे में थीम देखें, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। तो ये आपसे सम्मिलित करने के लिए, मैच करने के लिए पूछेगा, आसानी से आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, 21 से 24 नवंबर 2010 के मध्य विश्व का प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया गया। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना अप्रैल 1961 में की गई, जिसको आप क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड। हालांकि इसके बारे में तो हम बता भी चुके हैं। हाँ, 1961 में जायंट पांडा इसका प्रतीक है। चलिए, हाँ 61 में। जुलाई सन 2000 में उड़ीसा के नंदनकानन में 13 शेरों की ट्राइपनोसोमियासिस रोग के कारण मृत्यु हो गई है। तो ये नाम ध्यान रखना, ट्राइपनोसोस, हाँ ठीक है, ट्राइपनोसोमियासिस, पता नाम है, एक बार याद कर लेना, ट्राइपनोसोमियासिस नाम दिया गया। इसके कारण मृत्यु हुई थी। और भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला जो है वो कोलकाता में, जीवनशाला मतलब इकोलॉजिकल नहीं आया क्या?
कहाँ पे है? जीवनशाला। ठीक है, चलिए। हाँ, ये देख लो, यूकेलिप्टस, ये यहां पे नहीं दिया है। यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस ट्री इज कॉल्ड इकोलॉजिकल टेररिस्ट रेदर देन इको फ्रेंडली। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी किसको बोला जाता है, कौन से पौधे को बोला जाता है, कौन से पेड़ को बोला जाता है? तो वो कौन सा है? यूकेलिप्टस। आप जहां इसको लगाएंगे वो क्षेत्र इस वजह से पानी की कमी से जूझता है, क्योंकि इसको पानी की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। इसको फलने फूलने के लिए पानी की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। तो यूकेलिप्टस जो है, इसको यूकेलिप्टस जो पेड़ है, इसको पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है। चलिए, घटनाएं देखें तो एक बार, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72, वन्य जैव विविधता अधिनियम 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है। इसके बाद में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, ये 1981 में आया था। और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में। ठीक है। हाँ, जल प्रदूषण नियंत्रण, और इसी के आधार पर हमने बताया था कि आपको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी स्थापना इसी अधिनियम के तहत की गई थी। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत। ओके। हाँ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी स्थापना इसी के आधार पर की गई थी। और वो एक तरह से कैसा निकाय है? वो एक तरह से जो है, जो 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 आप बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, वो एक तरह से सांविधिक निकाय है। ओके, नेक्स्ट देखें। हाँ, जैव विविधता संरक्षण के लिए विविध प्रकार की विधियां अपनाई गई हैं। संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना एक महत्वपूर्ण विधि है। राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य रिजर्व तथा सामुदायिक रिजर्व इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसके बारे में जानकारी एक बार देख लेना। और देश में वन्यजीवों की सुरक्षा संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना की गई है। एनवी सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज के द्वारा आंकड़ों की बात करें तो 2023 में भारत के संरक्षित क्षेत्रों में इनके आंकड़े याद रखना, संख्या याद रखना। जैसे कुल संरक्षित क्षेत्रों की संख्या की बात करें तो 998 है। राष्ट्रीय उद्यान इसमें हमारे पास में 106 हैं। वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये 567 हैं। और संरक्षण रिजर्व जो है हमारे पास में, ठीक है, ये 105 हैं। और सामुदायिक रिजर्व 220 है। तो कुल मिला के जोड़ेंगे तो आपको 998 मिल जाएंगे। तो कुल संरक्षित क्षेत्रों की जो संख्या है 998 है। इसमें 105 संरक्षण रिजर्व, वन्यजीव अभयारण्य 567, 106 राष्ट्रीय उद्यान और 220, ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए। चलिए, भारत के अधिकांश वन्य संरक्षण क्षेत्र घने जंगलों से घिरे हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों में कई लाभ प्राप्त होते हैं। एक बार लाभ आप लोग देख लेना। ठीक है, क्या क्या लाभ यहां पे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। विधान मतलब एक नियम बनाकर, एक विधि बनाकर, लॉ बनाकर उसकी सीमा को परिभाषित किया जाता है। क्यों? संरक्षित क्षेत्र है। जीव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना जैव विविधता और पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, सूक्ष्म जीवों को समग्र रूप से सुरक्षित करने के लिए की जाती है। जीव आरक्षित वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र अंडरलाइन करेंगे, आपसे स्टेटमेंट पूछेगा। ठीक है, हाँ, मानव विहीन, यहाँ पे मानव हस्तक्षेप विहीन ये क्षेत्र रहेगा। अभयारण्य में अनुमति के बिना, अंडरलाइन करेंगे, अनुमति के बिना शिकार करना मना है, लेकिन चराई और गो पशुओं का आना जाना नियमित होता रहता है। आप यहाँ पे अपने जो है मवेशी छोड़ सकते हैं, चरा सकते हैं, लेकिन अनुमति के बिना शिकार नहीं कर सकते अभयारण्य में। क्लियर? राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई ये उससे भी ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है, नेशनल पार्क। ओके, यहां पे ना तो चराई की जा सकती, ना ही हंटिंग, शिकार किया जा सकता है। तो अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कुछ अंतर दिखाई पड़ रहा है आपको, अंडरलाइन करेंगे, स्टार लगाएंगे।
अभयारण्यों में मानवीय क्रियाकलापों का अनुमति होती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतया वर्जित होता है। इसको भी आप स्टार लगाएंगे, अंडरलाइन करेंगे। कहा जाता है कि वर्ष 2023 तक अद्यतन वन्यजीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या 97 है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। छोटा सा ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कहां पे है? अंडमान। सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या कहां पे है? ये एमपी में है, असम में 7। इसके बाद में कुल मिला के 6 कई जगह दिए गए, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6, केरल में 6 और महाराष्ट्र 6, उत्तराखंड 6, पश्चिम बंगाल में भी 6 है। 7 इकलौता असम में, बाकी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। उल्लेखनीय है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1936 में की गई। हेलीनेस, अच्छा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है सबसे पहला है 1936 में स्थापित राष्ट्रीय उद्यान। और ये कई बार पूछा गया कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो जिम कॉर्बेट ही है। ठीक है, जिम कॉर्बेट ही है। हाँ, जिम कॉर्बेट ही सबसे पुराना है। एक और इसमें जैसे हैली नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित। यहां कहा जाता है कि यहां पर वर्ष 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ठीक है, हाँ, तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत की गई है वो जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई है वो इसी से की गई थी। कहां पे? नैनीताल में। तो जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय पार्क से ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में, इंदिरा गांधी के समय में। नेक्स्ट देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है। 85 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय पक्षी, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, भरतपुर राज्य राजस्थान में है और यहाँ शेर भी संरक्षित किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे शेर की संरक्षित प्रजाति नहीं है। ठीक है, तो आप केवलादेव घाना जो कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था, अब जो है केवलादेव यहाँ पे इसका नाम रखा गया है और यहाँ पे ये एक तरह से पक्षी अभयारण्य है। दाचीगाम 1981 में इसकी स्थापना होती है, ये जम्मू कश्मीर में है। अगर यहाँ पे बात करें तो बड़े पैमाने पर जैसे आप देखेंगे कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल तथा येलो थ्रोटेड मार्टन, ये तीनों ही दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो दाचीगाम में हंगुल या कश्मीर स्टैग ये बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब सबसे ज्यादा यही यहाँ पे पाया जाता है। हंगुल लाल हिरण की एक उप प्रजाति है जो केवल कश्मीर में पाई जाती है, वो भी कहां पे? दाचीगाम में। पूछा गया है, मैं भी एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। कई राष्ट्रीय उद्यानों से नदियां प्रवाहित होती हैं, जैसे रामगंगा, कोसी नदियां कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती हैं। इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे या फिर स्टार लगाएंगे। ब्रह्मपुत्र और दिफलू मोरा दिफलू तथा मोरा धनसरी नदियां ये काजीरंगा उद्यान से होकर बहती हैं। तो ब्रह्मपुत्र, दिफलू, मोरा दिफलू और मोरा धनसरी, या धनसरी, दिफलू और मोरा दिफलू और ब्रह्मपुत्र, आप ऐसे नाम भी याद कर सकते हैं, जो कि काजीरंगा। काजीरंगा कहां है जी? असम में। ठीक है, असम में। ओके, तो काजीरंगा। कुंती पुजहा नदी ये साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। साइलेंट वैली कहां पे है? केरल। ठीक है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल। पलक्कड़ जिले हमने बताया था, पलक्कड़ जिले में है। ठीक है, हाँ, तो कुंती पुजहा पूछा गया एक बार क्वेश्चन, कुंती पुजहा नदी जो है किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। तो बहुत सारे आपको फैक्ट तथ्य मिल रहे हैं। क्वेश्चन कैसे फॉर्म किए गए यहाँ पे, बहुत प्रचुर मात्रा में संख्या में क्वेश्चन यहां से पूछे गए, एक एक करके हम डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल अभी इसको फिनिश करते हैं।
नेक्स्ट दुधवा राष्ट्रीय पार्क, ये उद्यान उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी। गैंडों को पुनर्वासित करने का कार्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। 84 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना शुरू की गई। बांदीपुर कर्नाटक में है। पिन वैली हिमाचल प्रदेश, लाहौल और स्पीति जिले में है। सरिस्का रणथंभौर दोनों ही कहां पे, राजस्थान में है। यहाँ बाघ संरक्षित किए जाते हैं, लेकिन केवला देवघाना में बाघ संरक्षित नहीं किए जाते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये अलवर जिले में राजस्थान में है। 1955 में ये वन्यजीव अभ्यारण्य, जबकि 1978 में ये टाइगर रिजर्व बना। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में स्थित सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित कर यह नाम रखा गया। तो पहले सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान था, फिर बाद में इसको सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। सलीम अली जो है वो कहा जाता है चिड़ियों की एक तरह से भाषा शैली, बॉडी लैंग्वेज और जो है कहा जाता है कि अब शिकारी हुआ करते थे, लेकिन कैसे वो जो है चिड़ियों का संरक्षण करने लग गए। एक बहुत बड़े फिर जो है कहा जाता है कि उन्होंने बहुत इनके इसके लिए काम किया। तो इसी के नाम पर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है, एक शिकारी से कैसे संरक्षक की भूमिका निभाई जाती है, वो सलीम अली जो है, ठीक है। तो सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किया गया जम्मू कश्मीर। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में है। दंतेवाड़ा क्षेत्र जो है आप जानते हैं काफी इंसर्जेंसी टाइप का, वहां पे नक्सलिज्म जो है काफी ज्यादा रहता है दंतेवाड़ा। और तो इंद्रावती दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़, और कहा जाता है कि ये राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना इसकी 1982 में और 83 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी के शहडोल मंडल के उमरिया जिले में है और 68 में कहा जाता है ये राष्ट्रीय उद्यान बना। फिर इसके बाद में मुख्य ये जो है टाइगर रिजर्व के रूप में। लेकिन ये खास बात आप देखेंगे तो बांधवगढ़ में सफेद बाघों के लिए ये बहुत फेमस है, व्हाइट टाइगर रिजर्व के लिए बहुत ज्यादा फेमस है बांधवगढ़। ओके, तो ये सब आप लोग ध्यान रखना, जिला भी ध्यान रखना, और कौन सा है, शहडोल मंडल है, शहडोल मंडल उमरिया जिला बांधवगढ़। सफेद बाघ के लिए बहुत फेमस है, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट देखें, दांडेली अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के 3 जिलों हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून में है। इसका नामकरण स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था के नाम पर रखा है। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी, इन्हीं के नाम पे इनको राजा जी बोला जाता था। राजा जी कहां पे है? 3 जिलों में है, ध्यान रखना, देहरादून में भी है और पौड़ी गढ़वाल में है, हरिद्वार में इसकी। अच्छा, ये राष्ट्रीय उद्यान 3 सेंचुरी, जैसे राजाजी सेंचुरी 48, मोतीचूर सेंचुरी 64 और चिला सेंचुरी 77 को मिलाकर 83 में एक तरह से ये राष्ट्रीय उद्यान बनता है जाके। ओके, अच्छा 2015 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में भी अधिसूचित किया गया, तो पॉइंट आउट करते चलेंगे, स्टार भी लगा सकते हैं। एक लंबी जानकारी आपको, एक बढ़िया जानकारी, एक बृहद जानकारी यहां से आपको मिल रही है राजा जी के बारे में, तो ये ध्यान रखना। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में है, तथा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के भोपाल में है। ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, अच्छा इनके जिले भी याद रखना, क्योंकि देखो एक तरीका पुराना हो गया है कि राज्य और वहां पे स्थित राष्ट्रीय उद्यान, ये पुराना हो गया। अब जो है पूछेगा आपसे, तो क्या पूछेगा? राष्ट्रीय उद्यान और वहां के जिले कौन से जिले में है। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय, ये मन्नार की खाड़ी ये सागरी राष्ट्रीय उद्यान है, तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना 80 में की गई। गारो पहाड़ियां मेघालय स्थित गारो खासी रेंज में है। इसका भाग है ये। नोकरेक पहाड़ियों की बात करें तो ये कहा जाता है कि सबसे ऊंची चोटी है, और यहाँ नोकरेक जीव मंडल रिजर्व भी यहाँ पे स्थित है। कहाँ पे? मेघालय में। लोकटक झील ये
ताजे पानी मीठे पानी की झील है, मणिपुर में स्थित है। नामदफा ये राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है नामदफा। कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इन सबके नाम याद रखना, आपसे पूछा जाएगा। बुक्सा की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग जिले में पड़ता है और 1992 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है। कर्नाटक स्थित नागरहोल राष्ट्रीय पार्क मैसूर से लगभग 94 किलोमीटर दूर स्थित है और कोडागू और मैसूर जिले तक ये फैला राष्ट्रीय पार्क राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नागरहोल राष्ट्रीय पार्क को किस नाम से जाना जाता है, आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? राजीव गांधी नेशनल पार्क। बेतला पलामू राष्ट्रीय पार्क ये बिहार वर्तमान झारखंड के लातेहार जिले में 1986 में स्थापना, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ये है। गिर राष्ट्रीय उद्यान सबको पता है, गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है और इकलौता ऐसा है जहां पे एशियन शेर जो है वो यहां पे हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इनका निवास स्थल है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे महातेंदुआ, सांभर, जीतल भी पाए जाते हैं। भीतरकनिका उड़ीसा लवणीय क्षेत्र यहाँ वाला एरिया है और यहाँ पे लवण जल मगर और मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। यहाँ पे आप देखेंगे भारतीय सारंग आकर्षण का केंद्र है। आ गया भारतीय सारंग। ठीक है, महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन सारंग। ठीक है, हाँ ओके। तो ग्रेट इंडियन सारंग जो है ये मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहां पे? राजस्थान में है। लवणीय मगर, अगर जल मगर आपको देखने तो आप भीतरकनिका। हुलूक गिब्बन पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में विशेषता असम में पाया जाता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। 1872 में इसकी स्थापना हुई है। भारत का ऐसा उद्यान या राष्ट्रीय पार्क कौन था? कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए स्थापना कब हुई थी वो भी बता सकते हैं। तो जिम कार्बेट था, 1936 में उसकी स्थापना हुई। ये पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका के व्योमिंग, मोन्टाना और इडाहो राज्य में फैला है। ओल्ड फेथफुल गीजर इसी राष्ट्रीय पार्क में स्थित है। इसके अतिरिक्त ग्रैंड कैनियन भी यहीं पे स्थित है। तो ग्रैंड कैनियन, येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 3 राज्यों में और पहला राष्ट्रीय पार्क है ये 1872 में। राष्ट्रीय उद्यान और इनकी स्थापना, अब इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, उसी हिसाब से हम आपको एक बार डिक्टेट कर देंगे, कोशिश करें इसको याद करने की। तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936, जिम कार्बेट। कान्हा 1955 एमपी। दुधवा उत्तर प्रदेश। राजाजी उत्तराखंड 1983। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, ये भी 83 में है। इसके बाद में गुई नदी, ये तमिलनाडु में। ऐसे अटपटे नाम में स्टार लगा रहा हूं जिसको आप कभी ध्यान नहीं देते हैं। गुई नदी तमिलनाडु में है, 1976 में इसकी स्थापना हुई। काजीरंगा असम 1974 में। साइलेंट वैली केरल में, पलक्कड़ जिला 1984। पेरियार भी केरल में है। ठीक है, 1982। सुंदरबन 1984, ये सुंदरबन कहां पे? पश्चिम बंगाल। फूलों की घाटी उत्तराखंड 1982। मानस असम ये 1990। दाचीगाम जम्मू कश्मीर हमने देखा था यहाँ पे। हंगुल 1981। बेतला ठीक है पलामू जिला 1986 झारखंड। सिमलीपल 1980 उड़ीसा और बांदीपुर कर्नाटक 1974। बन्नर घट्टा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी स्टार लगाएंगे क्योंकि कई बार आप छोड़ देते हैं इसको, स्टार लगाएंगे। बन्नर घट्टा ये कर्नाटक में 1974 में इसकी स्थापना बांदीपुर के साथ ही होती है। कुद्रेमुख ये भी कर्नाटक में है। लौ अयस्क क्षेत्र है, काफी ज्यादा भंडार यहाँ पे है। ठीक है, अब 1987 सुल्तानपुर हरियाणा
1989 और जल्दापार ये पश्चिम बंगाल 2014 में इसकी स्थापना। तो कुल मिला के काफी राष्ट्रीय उद्यान दिए। अगर पूछेगा तो इसी में से पूछ लेगा, आप आसानी से बता भी देंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नीलगिरी की मेघ बकरियां इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं, ठीक है। और ये दुर्लभ पर्वतीय बकरियां हैं जिन्हें नीलगिरी तहर भी कहा जाता है। तो जो मेघ बकरियां हैं कहां पे पाई जाती हैं, ये नीलगिरी क्षेत्र में। और नाम ध्यान रखना राष्ट्रीय पार्क का इराविकुलम नाम दिया गया, मैं लिख के भी बता रहा हूं, इराविकुलम, ठीक है। इस वजह से आपको याद रहे, इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क, मेघ बकरियां जिसको आप क्या बोलते हैं, नीलगिरी तहर जिसको आप बोलते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देखें। हाँ, अब यहां पे राष्ट्रीय उद्यान दिए गए और राज्य दिए गए, हालांकि मैंने बता ही दिया तो कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। गिर गुजरात, भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, काजीरंगा असम, कारवेट उत्तराखंड, बांदीपुर कर्नाटक, संजय एमपी, राजाजी उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, मानस असम, अंसी स्टार लगाएं, ठीक है। अंसी, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। ओके, बेतला हमने बता दिया था झारखंड, इंद्रावती और ये छत्तीसगढ़। हाँ, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान नया आया हुआ है, गुगामल कहां पे है, महाराष्ट्र में। इंता 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 नकी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये कहां पे अटपटा नाम है, तो नागालैंड में चर्चा में है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये चर्चा में था, इसको पूछा गया था। कैबुल लामझाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, आप अब मणिपुर। हाँ, गुइंदी, गुइंदी के बारे में कहां पे है, तमिलनाडु में। तो 4 पे हमने स्टार लगाया, अंसी कर्नाटक, गुगामल महाराष्ट्र, इंतानकी ये नागालैंड में, और गुइंदी जो है ये तमिलनाडु में है। इसके बाद में दाचीगाम जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा, पापीकोंडा में भी स्टार लगा लें, पापीकोंडा ये आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद में सरिस्का हमने बताया था। हाँ, रोहेला, रोहेला ये हिमाचल प्रदेश में है, और मोल्लेम, मोल्लेम कहां पे है, गोवा में। कलेसर भी लगाएंगे स्टार, हरियाणा में है। चंदौली, चंदौली भी लगाएंगे कहां पे, महाराष्ट्र में। तो 2 4 6 8 9 स्टार लगाएं। अंसी कर्नाटक में है। इसके बाद में गुगामल महाराष्ट्र में है, इंतानकी नागालैंड में है, गुइंदी तमिलनाडु में है, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है, रोहला, रोहला जो है ये कहां पे, हिमाचल प्रदेश में है, मोल्लेम गोवा में है, और कलेसर हरियाणा में है, और लास्ट अंतिम चंदौली ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन सारस सर्दियों में प्रवास करते हैं। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मुझे लग रहा है कि इसके बाद में कोई क्वेश्चन जो वन्य जीव हैं और अभ्यारण्य इससे छूटे नहीं, या राष्ट्रीय पार्क भी आप लिख सकते, नेशनल पार्क यहां पे मुझे लिखना चाहिए था, ठीक है, नेशनल पार्क्स। चलिए, नेशनल पार्क, तो ये हमने इस पर डिस्कस किया। अभी हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके बाद में इसको फिनिश करेंगे। कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, फिर इसको फिनिश करते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में फिर इसको फिनिश करेंगे, 2 मिनट।
ओके। हाँ, तो क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं, एक बार क्वेश्चन कैसे पूछे गए, एक करके बात करते हैं। चलिए, ये हमने देख लिया था। वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक विकास। ठीक है, औद्योगिक विकास। कृषि विकास एक कारण हो सकता है, लेकिन औद्योगिक विकास। देखिए, ये हमने क्वेश्चन आपको बताया था। क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रीय वन नीति में क्या शामिल नहीं है। तो देखो, इसमें राष्ट्रीय वन थे, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन थे, लेकिन ग्राम वन, ये ग्राम वन भी थे, लेकिन राष्ट्रीय, माफी चाहूंगा, राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें शामिल नहीं किया गया था। राष्ट्रीय वन, संरक्षित या आरक्षित वन थे, और ग्राम वन जो है यहाँ पे दिए गए थे। लेकिन ध्यान रखना, और वृक्ष भूमि भी दी गई थी। वृक्ष भूमि भी दी गई थी, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान परिकल्पना यहां पे नहीं की गई है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। ये देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही सरल कि 2014 में था, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए कितना? 33%। ठीक है, 1/3 जो है कुल मिला के होना चाहिए। यूपीएलडीए में एक क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना नहीं, यहाँ पे सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, और 1/3 ये तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हाँ, वन प्रबंधन में जन समुदाय सहभागिता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये मुद्दे यहाँ पे शामिल किए गए थे। वन स्थिति रिपोर्ट, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं, फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए यहां से। हाँ, ये देखिए, क्वेश्चन है 1991 में ये यूपी में पूछा गया, फिर इसके बाद 2001 में दोहराया गया। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो देखो, अगर हम बात करें 2021 की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, तो वनों का क्षेत्रफल कुल मिला के अगर बात करें तो हमने बताया था आपको 21.71 है। ठीक है, 71 है। और अगर हम वृक्ष आवरण की बात करें और वनों की बात करें तो 24.67% कुछ ऐसे कुछ करके था। ठीक है, 67% यहाँ पे कुछ ऐसे जो है ओवरऑल मिला के था। ठीक है, ओवरऑल मिला के जैसे, ओके, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे इंडिया फॉरेस्ट 2017 2021 की बात करें, देखो 21 की बात करें, 21 की बात अगर करें तो अगर बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत अंश जो है वनों के अंतर्गत है? तो ध्यान रखना, वनों के अंतर्गत हमने बताया था 21.71 था। ठीक है, 21.71 था। ओके, 2015 की बात कही गई है कि राज्यों में किसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशत अंश जो है वनों के रूप में? तो यहां पे आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो किसके पास में है? मिजोरम के पास में है। ओके, सबसे ज्यादा जो है मिजोरम, हाँ, सबसे ज्यादा जो है मिजोरम में है। तो मिजोरम आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो है मिजोरम में है, फिर इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश था, फिर नागालैंड था, फिर इसके बाद में मेघालय यहाँ पे दिखाई पड़ता है। 2021 में देखो दिया था मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में सबसे कम हमें यहाँ पे दिखाई पड़ता है। भारत वन्य जीव स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है?
तो ध्यान रखना यहाँ पे सबसे ज्यादा जो दिया गया था वो जो है नागालैंड के बारे में। हालांकि अभी 2021 की रिपोर्ट देखेंगे तो अलग यहाँ पे मुद्दे दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ देखें इंडियन फॉरेस्ट 2015, तो 2021 के हिसाब से देखें तो 2021 में जो है 21.71% जो है ये, अगर वन और दोनों को मिला दिया जाए, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ध्यान रखना हमारे पास में कितना बताया था, 24 माफी चाहूंगा, 24 62 जो है ये दोनों को मिला के है, माफी चाहूंगा, वन प्लस वृक्ष, ठीक है, वन प्लस वृक्ष। इसमें वन जो है 21, वन जो है वो 21.71 है, ठीक है, माफी चाहूंगा। 24 62 जो है ये 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट के आधार पर वन प्लस वृक्ष दोनों है, ठीक है। अगर इसमें हम कुछ कितना जोड़ दिया जाए कि 24 62 हो जाए, तो अगर आप देखें तो एक तो ये जोड़ दो, 9 और जोड़ दो इसमें, और 2 और जोड़ दो, ठीक है। हाँ ये अब हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, तो 2 9 7 16 और ये 4 हो गया, हाँ 24 62 आ गया। तो 2.91 जो है ये वृक्ष है। वृक्ष कितना है हमारे पास में, 2.91, 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट के आधार पर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। ओके नेक्स्ट देखो फिर से वही है, कब कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है, कई बार पूछा गया है। ये देखिए वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है तो किसके पास में है सबसे ज्यादा, आसानी से बता सकते हैं, एमपी के पास में है, ठीक है, एमपी के पास में है। फिर इसके बाद में जो है आप आसानी से बता सकते हैं अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद में और भी कुछ दिया गया है, और भी कुछ दिया गया है, जैसे यहाँ पे यूपी के तो कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ ये देखिए यूपी का थी, वनाच्छादित सर्वाधिक क्षेत्र किसके पास में है इस समय, एमपी के पास में। दूसरा जो है आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखें, अधिकतम परसेंटेज अगर बात करें तो सबसे ज्यादा किसके पास में, मिजोरम के पास में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर इसके बाद में तीसरे नंबर पे मेघालय, चौथे नंबर पे नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। और भी कोई क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्षेत्र वनों का है तो आप आसानी से बता सकते हैं अरुणाचल प्रदेश है। अगर मध्य प्रदेश नहीं है तो सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आपको करना पड़ेगा। हाँ वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद अगर बात करें तो राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत जो है आप आसानी से बता सकते हैं मिजोरम है, ठीक है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर मेघालय है, और फिर इसके बाद में नागालैंड। अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में है वो कौन है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा जो है सघन वन हमें यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, अति सघन वन कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम परसेंटेज कहां पे है, तो आप मिजोरम आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, फिर से वही क्वेश्चन पूछा है। तो 2010 में एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र एमपी में, सर्वाधिक घना क्षेत्र ये अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, नहीं गलत है, कौन सा था, मिजोरम था, ठीक है। सबसे कम जो है वो हरियाणा में है, सबसे कम कहां पे है, हरियाणा में है। और भी क्वेश्चन तमाम सारे। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है कहां पे है, पूर्वी दक्कन में, सबसे ज्यादा कहां पे है, पूर्वी दक्कन में। हालांकि मध्य उच्च भूमियां भी काफी ज्यादा हैं, लेकिन अगर मध्य उच्च भूमि नहीं है तो फिर पूर्वी दक्कन आप लगाएंगे, ठीक है, पूर्वी दक्कन आप लगाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था सघन वन आवरण अगर बात करें, देखिए
सघन वन आवरण की बात करें तो लगभग 12% हमें दिखाई पड़ता है। अगर 2021 की रिपोर्ट हम देखें तो लगभग 12% हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, 12% के थोड़ा सा ऊपर जो है हमें दिखाई पड़ता है। ये देखिए किसमें वन वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 75% से अधिक है। तो 3 राज्य हमने बताए थे, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और एक और कौन था, मेघालय। ठीक है, हालांकि आप देखेंगे तो ये 2021 की रिपोर्ट के आधार, ये 2021 की रिपोर्ट के आधार पर है। मेघालय में, मणिपुर में, नागालैंड में इस समय नहीं है। ठीक है, किस राज्य का 80% से अधिक क्षेत्र जो है वो अनाच्छादित है। तो ध्यान रखना 80% की बात करें तो मिजोरम जो है वो हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, मिजोरम है और अंडमान है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है। तो 3 हमें जो है 80% से ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, गुजरात तट के सहारे वाला जो एरिया है। ठीक है, गुजरात तट के। तो पहला कौन सा था, पहला हमने बताया था आपको कि सुंदरवन वाला जो एरिया है, सुंदरवन वाला जो एरिया है अर्थात वेस्ट बंगाल वाला एरिया है। फिर दूसरे नंबर अगर बात करें तो गुजरात था और तीसरे की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। ये सब जो है दिए गए हैं आपको। ओके चले, ये एक अच्छा क्वेश्चन दिया था कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, राज्यों को उनके वनाच्छादन के अवरोही क्रम में बताएं। ठीक है, अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा कहां पे, तो आप बता सकते हैं मणिपुर में। ठीक है, कहां पे है, मणिपुर में, फिर उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में, फिर इसके बाद में हरियाणा में है। ठीक है, ऐसे आप बता सकते हैं। अच्छा, 4 जो बड़े राज्य हैं उनमें भी जो है असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए पूछेगा आपसे, आरोही अवरोही के लिए पूछेगा, तो उसके लिए तैयार रहें, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। जैसे ये देखो, अवरोही क्रम में बताइए वनों के क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसके पास में है। ठीक है, तो हमने बताया था आपको कि यहां पे छत्तीसगढ़ के पास में सबसे टॉप पे था, ये क्या बोलते हैं, सबसे टॉप जो था वो एमपी था। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश था, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ था। ठीक है, और चौथे नंबर पे जो था वो उड़ीसा, एक बार क्रॉस चेक कर लेना भाई, और 5वें नंबर पे था महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, और अगर वनाच्छादन और वृक्षादन की बात करें, दोनों को मिला दिया जाए तो महाराष्ट्र जो है वो तीसरे नंबर पे आ जाता था, छत्तीसगढ़ चौथे, उड़ीसा जो है वो 5वें पे आ जाता था। ध्यान रखना, इसके बारे में हमने चर्चा की हुई थी आपसे। चलिए, तो ये और ये चीज एक ध्यान रखना, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है, ये कुछ कुल भौगोलिक, इसका जो यूपी का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो उसको 7.22% के आसपास है। ठीक है, हालांकि पूछा ये गया था कि 12% के आसपास जो है वहां पे दिया गया है, लेकिन कंफ्यूजन है। चलिए संकटापन, अब हम आईसीएन की बात करते हैं। सबसे बड़ी मछली कौन सी है, स्पेशल 2008, व्हेल शार्क। देखिए प्राकृतिक रूप से कौन पाए जाते हैं, देखिए भारत में जो है स्पाइडर वानर जो है प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। स्पाइडर वानर जो है ये उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र, जहां पे मध्य और ये दक्षिणी अमेरिका के सदाबहार वनों में पाया जाता है। ओके क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखें। ये देखिए पगमार्क तकनीकी, तो विभिन्न वन्यजीवों की जनसंख्या के आकलन के लिए पगमार्क तकनीकी हमने पढ़ाया था, आपको बताया था पगमार्क। ओके, पगमार्क
देखिए खराई ऊंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ये 3 किलोमीटर तैर सकते, मैंग्रोव वन की चराई करते, जंगली होता, पालतू नहीं, पालतू होता। हमने बताया था ना वहां की जो जनजाति है, वहां की जो जनजाति है, ठीक है, जनजाति का नाम बताएं क्या हमने बताया था। वहां की जो जनजाति है उनके लिए ये काफी ज्यादा, ठीक है, मालधारी, जिसको मालधारी समुदाय, मालधारी समुदाय के लिए ये जीविका एक तरह से। और भी तमाम सारे क्वेश्चंस। देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब जो है लाया गया, तो आप बता सकते हैं 72 में। ओके, वन्य फिर से पूछा गया है, एमपी में पूछा गया वही, तो आप बता सकते हैं 1972 में। बार बार क्वेश्चन यही रिपीट किए जाते हैं, तो इनको आप लोग ध्यान रखना। फिर इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया, फिर से वही क्वेश्चन है, वन्य जीव अधिनियम कब, यूपी में 2015 में, तो 1900। अच्छा, अपना वन अपना धन योजना जो है ये किसकी है, ये हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन भी कुछ पूछे जा रहे हैं। लेकिन 2000 ये 19 और 20 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया कि इनको क्रम से सजाइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ये वन्य जीव संरक्षण 1972, जैव विविधता 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और हाथी प्रोजेक्ट 1992। तो आप आसानी से लगा सकते हैं इसको। तो कौन सा सही होगा इसमें, पहला तीसरा कर लीजिए कहीं पे, पहला और तीसरा जहां पे होंगे ये सही है इसका, ठीक है, पहला और तीसरा। ये एक क्वेश्चन पूछा गया आरओ 2021 में, क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो आप आसानी से बता सकते हैं। वन संरक्षण की बात करें, ठीक है, तो पर्यावरण 86, वन ठीक है, इसके बाद में जल और वायु, ठीक है, तो ये आप आसानी से लगा सकते हैं कौन सा सही है। 1 2 3 4 इसमें सीधे सीधे दिए गए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 सीधे सीधे दिए गए, तो वन 80, पर्यावरण 86, वायु प्रदूषण 81 और जल प्रदूषण 74। ये आसानी से आप बता सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में कि 2016 में क्रियान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटा के कितना कर दिया गया है, 20 वर्ष से अब कितना कर दिया गया है, 5 वर्ष कर दिया गया है। ओके, 5 वर्ष जो है इसके लिए कर दिया गया। ये हमने मुद्दे डिस्कस कर लिए। देखिए फिर से आया वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो आसानी से बता सकते हैं 1980 में, ठीक है, 1980 में। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहां पे, देहरादून में। कई बार पूछा गया है, उत्तराखंड में भी पूछा गया है, हालांकि यूपी में भी पूछा गया है। देखिए वन अनुसंधान संस्थान कहां पे, देहरादून में है, ठीक है, देहरादून में है। फिर से पूछा गया है, फिर से पूछा गया वन अनुसंधान संस्थान, ये उत्तराखंड में पूछा गया, तो कहां पे है, देहरादून में है। ओके, ये लगातार आप ऐसे री एग्जाम में पूछा गया। देखो आरओ 2016 री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, वन अनुसंधान संस्थान कहां पे, देहरादून में है। ओके, चलो वृक्ष की परिभाषा से विलोपित किया गया है कौन, बांस। इसके बारे में हमने बात की हुई है। चलिए और कोई क्वेश्चन जो यूपी में पूछा गया है। हाँ, विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं, तो आप देखेंगे 7% के करीब जो है यहाँ पे भारत में पाए जाते हैं, हमने बात की हुई थी। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि चिपको आंदोलन का नेता कौन था। चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बोगड़ा, हालांकि हमने इसके बारे में बात की थी आपसे कि गौरा देवी भी थी, ठीक है, गौरा देवी भी इससे संबंधित है, गौरा देवी भी थी। और 2013 मेंस में यूपी में पूछा गया था, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है कहां पे है, नई दिल्ली में। ओके, कहां पे है ये, नई दिल्ली में स्थित है। हाँ, ये देखिए पूछा गया है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, एमपी में, हालांकि एमपी में पूछा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि यूपी में नहीं पूछा जाएगा। तो चंडी प्रसाद भट्ट। चिपको आंदोलन मूल रूप से
किसके विरुद्ध था? देखिए 2012 यूपी पीसीएस प्री और 2003 मेंस में यूपी में पूछा गया, तो वन कटाई के विरुद्ध था ये। अमृता देवी जो पुरस्कार है वो किसके लिए? वन एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। 2013 वाला हो गया है। हाँ, ये हो गया क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में, सेब नामक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेब का उद्देश्य क्या है? टाइगरों का संरक्षण। ठीक है, टाइगरों का संरक्षण। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं लगातार। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा एक वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? आवास तो है, जंगलों में आग लगना ही है, वन प्राणियों का अवैध व्यापार है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। एक तरह से डायरेक्ट नहीं है, लेकिन जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जो है ये प्राकृतिक आवास इसी वजह से नष्ट हो जा रहे हैं, वन्य जीवों का अवैध व्यापार भी इसी वजह से हो रहा है, जरूरतें बढ़ रही ना, लेकिन डायरेक्ट नहीं है जनसंख्या वृद्धि। तो ये जो है सही हो जाएगा, विलुप्तीकरण का कारण नहीं है। चलिए ये देखिए 3 बार क्वेश्चन पूछा गया। लोबर स्पेशल 2003, 2002, 3 और 1 पीसीएस में वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक कौन जानवर है? तो जायंट पंडा। ठीक है, स्थापना कब की गई WWF की? 1961 में इसकी स्थापना की गई। वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसके बारे में जो है हमने बताया था आपको कि 3 मार्च निर्धारित किया गया है। 3 मार्च निर्धारित किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, भौगोलिक उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है कहां पे? जापान में है। इतना छोटा सा देश है और वो मैक्सिमम जो है वहां पे वनाच्छादित है। 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित देशों में किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र पर 60% वन भाग जो है बनाए रखना एक संवैधानिक प्रावधान है? तो कहां पे? भूटान का। ठीक है, 2009 में पूछा गया कि कुल सर्वाधिक प्रतिशत जो है कहां पे? ये जो है सूरीनाग में है। अगर ये परसेंटेज के हिसाब से देखें सूरीनाग में है। 2002 पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, वन्यजीव कोष की स्थापना आप जानते हैं 1961 में की गई। ये थोड़ा सा एक बार देख लेना कि ट्राइपनोसोमियासिस रोग जो है इससे 13 शेरों की मृत्यु हुई थी उड़ीसा में। ठीक है, नंदन वन अभ्यारण्य में। इक्वलिप्टस ये मित्र नहीं है, शत्रु कहा जाता है, तो ये हटा देना, इसको 3 हटा देंगे, तीसरा हटा देंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। इसके बाद में भारत का सबसे बड़ा जीवशाला कोलकाता में। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया था। 1, 2 और 3 यहाँ पे आपको सही होते दिखाई पड़ेंगे। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था कहां पे? रूस के पीटर्सबर्ग में। कहां पे? पीटर्सबर्ग में 2010 में। अब कुछ अभ्यारण्यों के बारे में बात कर लेते हैं, 1-2 देखते हैं इसके बाद में। देखिए भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित घिरे हैं कहां से? जंगलों से घिरे हुए हैं। 2021 में 106 जो है राष्ट्रीय उद्यान इस समय है। इस समय राष्ट्रीय उद्यान 106 है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन? हाँ, यूपी का देखिए 2002 में क्वेश्चन। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है तो कहां पे है? कर्नाटक में है। इसको पहले क्या बोला गया था? नागरहोल। बेतला पार्क कहां पे है? उड़ीसा में है। बब्बर सिर निवास करते हैं कहां पे भाई? निवास करते हैं गिर। ठीक है, गिर। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना 1936 में। कहां पे है? देहरादून। चलिए ये नैनीताल, माफी चाहूंगा, कहां पे है ये जो है नैनीताल, जिम कॉर्बेट नैनीताल नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क पहले इसको बोला जाता था, बाद में इसका नाम जो है प्रोजेक्ट टाइगर भी स्टार्ट किया गया। देखिए ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया कि घाना जो है शेर के लिए नहीं है, यह पक्षी अभ्यारण्य है। कहां पे है? केवलादेव घाना राजस्थान में। बाकी तो ठीक है, बाघ, गैंडा और हाथी।
ठीक है, बाघ, गैंडा, हाथी। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, यहां पे आप देखेंगे हंगुल या कश्मीरी स्टैग, कहां पे, जम्मू कश्मीर में है। ओके, दाचीगाम। लाल हिरन की प्रजाति है ये। सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य है तो कहां पे है भाई? सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है? हमने बताया था आपको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ओके, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसकी हमने बात की थी आपसे। एक देखिए यूपी स्पेशल में है कि गैंडों का पुनर्वास करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो दुधवा में ये चल रहा है और अभी भी इसमें। अब ये देखिए सम्मिलित करने के लिए पूछा है तो बांदीपुर कर्नाटक, राजाजी उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा में, पिन वैली नहीं है। पिन वैली कहां पे है? हाँ, तो पिन वैली जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे लगातार। 2004-8 में क्वेश्चन पूछा गया है उन राज्यों को जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव नेशनल पार्क अभ्यारण्य दोनों है, तो एमपी में है। ठीक है, एमपी में है। तो 11 वहां पे राष्ट्रीय पार्क थे, बाकी जो है सलीम अली कहां पे है? ठीक है, तो आप जम्मू कश्मीर में। री एग्जाम पूछा गया कि सागरी उद्यान कौन सा है, तो आप मन्नार की खाड़ी बता सकते हैं, 1980 में स्थापित किया गया। बस्तर क्षेत्र में, यूपी में पूछा गया कि बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है इंद्रावती, कहां पे? छत्तीसगढ़। दंतेवाड़ा क्षेत्र, जो मैंने बताया था नक्सलिज्म जो है उसको लेकर। यूपी विशेष 2019, ये देखिए, ये महान कौन सा सुमेलित है? महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान, मनाली में नहीं है। ठीक है, मनाली में नहीं, कहां पे है? कुल्लू क्षेत्र में है। राजाजी देहरादून में है। ठीक है, कहां पे है? देहरादून। तो राजाजी देखो 3 क्षेत्रों में पड़ता है, देहरादून प्लस पौड़ी में पड़ता है और हरिद्वार में पड़ता है, तो ये भी सही नहीं। केवला देव सही है, कहां पे? भरतपुर में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो वन विहार के बारे में हमने बात की थी आपसे, कहां पे है? ये एमपी में पड़ता है और भोपाल जिले में पड़ता है। कहां पे है? भोपाल में, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि जिले भी आपसे पूछेगा कि कौन से जिले में जो है इनका वो है। येलोस्टोन नेशनल पार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 राज्यों में, मोंटाना, बेमुंग और चलिए, तो ये आप लोग एक बार देख लेना, हमने सारे मुद्दे लगभग। बक्सा कहां पे है? तो दार्जिलिंग वाला एरिया, पश्चिम बंगाल, बाघ अभ्यारण्य है ये सूची एक बार देख लें, इसके बाद में फिनिश करते हैं। 2014 में क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहां पे है, उद्यान स्थित है, तो नई दिल्ली में है ये। डॉल्फिन वेधशाला बिहार में, भागलपुर जिले में बनाई गई है। पहला राष्ट्रीय उद्यान तो आपसे पूछा जा चुका है, 2018 में क्वेश्चन पूछा है। बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम, पेरियार केरल और सिमलीपाल, सिमलीपाल कहां पे? उड़ीसा में। ठीक है, मयूरभंज जिले में है। लोअर पीसेस में क्वेश्चन पूछा गया 2002 में, बांधवगढ़, तो इसको बांदीपुर कर्नाटक, गिर जो है गुजरात, रोहला और इधर, ऐसे आप सम्मिलित कर सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट देखें। 2010 और जीआईसी में 1996 में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है कौन सा? राजस्थान, भरतपुर बरेलिया, केवलादेव। ठीक है, साइबेरियन सारस वहां आते हैं, काफी एंजॉय करते हैं। फिर से वही दिया गया कि आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, 1998 में है। उत्तराखंड कहां पे है भाई? असम, मानस, उड़ीसा, सिमलीपल और कर्नाटक बांदीपुर। ठीक है, ये हम मिला सकते हैं आसानी से। देखिए यहां पे भी क्वेश्चन पूछा गया, काजीरंगा, कारबेट और बांदीपुर। बांदीपुर कहां पे? हाँ, तो ये कर्नाटक में है।
कर्नाटक में है। ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन पूछे गए, एक बार आप लोग और भी देख लेना। आरओ आरओ में पूछा गया है। देखिए ये पूछा गया था कि हमने बताया था कि उनको क्रम से बताइए कि कौन सबसे पहले स्थापित हुआ, कौन सबसे बाद में। तो सबसे पहले जिम कार्बेट है, फिर इसके बाद में जो है आप ये कह सकते थे कि भाई कान्हा को इसके बाद में बनाया गया 1955 में। ठीक है, तो ऐसे आप याद करना पड़ेगा, आप आसानी से इनको बता पाएंगे। 2015 प्री में पूछा गया दाचीगाम, पापीकोंडा, सरिस्का और बांदीपुर, आसानी से बता सकते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ में स्थित है, कौन सा स्थित है? तो इंद्रावती। आंसी कहां पे है? हम बताया था कर्नाटक में है, बेतला झारखंड में है, और गुगामल, गुगामल कहां पे? महाराष्ट्र में है। ठीक है, गुगामल महाराष्ट्र में है। और भी पूछे गए क्वेश्चन, लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे इंतानकी। ठीक है, तो इसके बारे में अगर देखें तो इंतानकी कहां पे है? देखिए बेतला जो है, सिरोही, देखो सिरोही जो है ये ध्यान रखना, गोविंदी देखो तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है, और इंतानकी मणिपुर में था। लेकिन सिरोही जो है ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है, सिरोही जो है राष्ट्रीय उद्यान, प्रोटेक्टेड एरिया है, राजस्थान में जो है देखने को मिलेगा। देखिए जानवरों में भी क्वेश्चन पूछे, कौन सा संरक्षित है? तो काजीरंगा, काजीरंगा में गैंडा, गिर, शेर, सुंदरवन बाघ और पेरियार हाथी। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। कलेसर, मोल्लम, इंद्रावती और बेतला। मोल्लम कहां पे? गोवा में। कलेसर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, तो ऐसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर 2014 में क्वेश्चन सम्मिलित नहीं है, तो राजाजी हाथी के लिए है, पेरियार हंगुल के लिए नहीं है। ठीक है, पेरियार जो है वो हंगुल के लिए नहीं है, ध्यान रखना। ये बाघ और हाथी, बाघ और हाथी यहाँ पे है, पेरियार। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चन हो गए। 21 में क्वेश्चन पूछा गया कि धूप चोटी जो है किसका भाग है? सतपुड़ा राष्ट्रीय। ठीक है, सतपुड़ा जो है इसका, धूप चोटी जो है सतपुड़ा, सबसे ऊंचा शिखर इसका। 2013 में पूछा गया है फिर से, काजीरंगा, कुद्रेमुख, पेंच वैली कहाँ पे है? ठीक है, तो पेंच जो है वो नागपुर के आसपास पड़ती है। कल जो हम लोग बात करेंगे, देखिए मेघ बकरियां पाई जाती हैं कहां पे? इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क, नीलगिरी, तमिलनाडु। ठीक है, नीलगिरी तमिलनाडु में। कल हम लोग जय मंडल के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइस। हम लोग मिलते हैं कल।